शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र की सियासत से। महाराष्ट्र में जारी सियासी उथल पुथल के दरमियान अब मरकज शिंदे धड़े के 16 एमएलएस को सिक्योरिटी फराहम करेगा। ताज़ा तरीन मालूमात के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में तोड़फोड़ के वाकयात मंजर-ए-आम पर आने के बाद मरकज ने सिक्योरिटी फराहम करने का ये अहम फैसला लिया है। एमएलएस के घरों के बाहर सीआरपीएफ को तैनात किया जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्तलिफ शहरों में एकनाथ शिंदे के खिलाफ गुस्सा पाया जा रहा है। बागी अरकान के दफ्तरों में तोड़फोड़ की जा रही है। इस सब के बीच आज मुंबई में शिव सैनिकों ने सामना दफ्तर के सामने एकनाथ शिंदे धड़े के खिलाफ मुजाहरा किया। बाइक रैली निकालते हुए शिव सैनिकों ने एकनाथ शिंदे के खिलाफ नारे लगाए। भरोसा जो है वो उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में जो शिवसेना है उसका ऊपर लोग रखेंगे। जैसे कल उद्धव जी ने कहा कि आपने जो लोग बाहर गए हैं वो शिवसेना नाम का इस्तेमाल न करें और अपना बाप का नाम का इस्तेमाल करो और वोट मांगे। आप बाला साहब ठाकरे जी का फोटो लगाएंगे, हम बाला साहब के भक्त है बोलेंगे। बाला साहब ठाकरे के भक्त इस तरह से पीठ में खंजर नहीं घुसते। जो होना है होने दो, जो करना है करने दो। मुंबई में तो आना पड़ेगा ना, वहां बैठ कर के हमको सलाह और मार्गदर्शन कर रहे। शिवसैनिक जमीन पर है, हजारों लाखों शिवसैनिक हमारे एक इशारा का इंतजार है बस। लेकिन हमने अभी भी संयम रखा है। तो ये कोई शक्ति प्रदर्शन करता है, कोई और क्या करता है, कोई उसका अपन ध्यान देने की जरूरत नहीं। ये सरकार है, वो सरकार रहेगी। इसीलिए तो मुंबई में आने की हिम्मत नहीं जुटा रहे ना वो लोग। अगर आपके पास 50 लोगों का गुट है, आपकी पार्टी है, आप पार्टी बनाई है, तो भाई आइए मुंबई में, हम स्वागत करने के लिए तैयार है। मैं खुद जाऊंगा एयरपोर्ट पर। अगर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनते हैं तो हमें बताइए, हम बोलेंगे हाँ एक शिवसैनिक को मुख्यमंत्री बनाया। उस वक्त नहीं बनाया था, 2019 में एक शिवसैनिक को मुख्यमंत्री बनाने को विरोध किया था बीजेपी ने और देवेंद्र जी ने। और आज भी वो ये 40 लोगों को गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं और बाला साहब ठाकरे की शिवसेना, मराठी मानुष की शिवसेना खत्म करना चाहते हैं महाराष्ट्र। सीधे रुख करेंगे मुंबई का। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी। वसीम, बाइक रैली का इनेकाद किया जा रहा है, कहीं ना कहीं मुजाहरा किया जा रहा है कि हम साथ हैं उद्धव ठाकरे के। इस सब के बीच सबसे अहम खबर शरद पवार के ताल्लुक से आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, जिस तरह से बाइक रैली का इंतज़ाम किया गया है और ये रैली निकाली जा रही है शिवसेना की तरफ से, तो ये बताने की कोशिश की जा रही है, इशारा देने की कोशिश की जा रही है उन विधायकों को जो शिवसेना छोड़कर आसाम में बैठे हुए हैं। उन्हें बताने की कोशिश करें कि शिवसेना अभी भी ज़मीन पे उतनी मजबूत है। जिस तरह से तोड़फोड़ हुई है, कई नाकों पे हमने देखा है जब शिवसेना के नेता पहुंचते हैं तो वहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो रही है, कई सभाओं में भीड़ इकट्ठा हो रही है। शिवसेना के बड़े नेता खुलकर अब बोलने लगे हैं। तो ये ताकत दिखाने की कोशिश की जा रही है कि ज़मीनी ताकत उनके पास है, भले आप वहाँ चली गई। दूसरी बात, सबसे अहम बात है, शरद पवार के घर पर सिल्वर ओक में आज एक बैठक हुई थी। इस बैठक में महाविकास अघाड़ी के कई नेता मौजूद थे। अशोक चौहान कांग्रेस की तरफ से थे, बालासाहब थोराट थे, अनिल देसाई जो शिवसेना के सांसद राज्यसभा सदस्य हैं वो वहाँ पे मौजूद थे। मौजूदा स्थिति पे वहाँ पे चर्चा हुई है और दोपहर के बाद खुद शरद पवार दिल्ली के लिए रवाना होने, जो कि दिल्ली में वो राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जो कैंडिडेट अपोजिशंस ने खड़े किए हैं उनके नामांकन के लिए वो जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसके जो असर है, राजनीतिक असर भी दिल्ली में देखने को मिल सकता है। अब शरद पवार जिस तरह से चुनाव मैदान में उतरे हैं सरकार को बचाने के लिए, तो इस तरह के दिल्ली के दौरे को भी काफ़ी अहम माना जा रहा है। जिस तरह से देखा गया था पिछले कुछ दिनों में हमने देखा था कि शिंदे गुट की तरफ से एक आरोप लगाया था कि उनके परिवार को सुरक्षा हटा दी गई है।
भले ही गृह मंत्री ने इस बात को बताया कि कोई किसी तरह की कोई सुरक्षा नहीं है, डिनाई किया था इस खबर को, लेकिन अब इसमें इम्प्लीमेंट होते हुए नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं उनके परिवार की सुरक्षा को लेकर जब सवाल उठने लगे थे, इस पर अब सीआरपीएफ की एक टुकड़ी उन विधायकों के घर के बाहर पहुंचना शुरू हो चुकी है उनको सुरक्षा देने के लिए। तो कहीं ना कहीं अब केंद्रीय एजेंसीज भी यहाँ पे इन्वॉल्व होती नजर आ रही है। उन गठ की तरफ से ये माना जा रहा है कि मांग की गई थी कि हमारे परिवार को धोखा है, उनको तकलीफ हो सकती है, आने वाले दिनों में दिक्कतें बढ़ सकती है। तो ये सीआरपीएफ की जो टुकड़ियां हैं वो लगातार सेंट्रल एजेंसीज के द्वारा वहाँ पे पहुँचाई जा रही है, ये बताने की कोशिश की जा रही है। अब राजनीतिक माहौल जिस तरह से बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, इस बीच में अब बीजेपी की तरफ भी लोगों की नज़रें बनी हुई हैं। उनके देवेंद्र फडणवीस के बंगले पर लगातार बीजेपी के बड़े नेताओं की बैठक चलती रहती है, खास करके जिस तरह से राजनीतिक माहौल बदलने की आशंका जताई जा रही है। अब सबसे अहम सवाल ये है कि क्या 12 विधायक 16 विधायक उनके निलंबन को लेकर क्या फैसला लिया जाएगा, क्योंकि 2 दिन का वक्त दिया गया है उन्हें अपनी बातों को रखने के लिए। इस की किस तरह से उनको नोटिस भेजी गई है। अब उस पर जो शिंदे ग्रुप है उन्होंने बाकायदा कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारियां कर चुके हैं। अब जो बैठक गुवाहाटी में चल रही है उसमें जो कानूनी एक्सपर्ट हैं वो बैठे हैं कि किस तरह से उन्हें आगे जाके कानूनी लड़ाई लड़ना है, और वो अपने एक वकील की टीम बाकायदा विधान भवन भेजने वाले हैं और ये बताने की कोशिश करने वाले कि जो 2 दिन का वक्त दिया गया वो 7 दिन का वक्त दिया जाए। तो ये 7 दिन उन्हें मिलते हैं कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए। उसके बाद जिस तरह से अब खबरें आ रही हैं कि राज्यपाल डिस्चार्ज हो चुके हैं और डिस्चार्ज होने के बाद वो राजभवन पहुंच चुके हैं, तो राजभवन पहुंचने के बाद अब दायित्व बहुत सारी चीज़ें बढ़ सकती है। तो आने वाला जो पल है वो काफ़ी अहम होगा। 1 या 2 दिन जिस तरह से बैठकों का दौर चल रहा है, आज की बैठक में क्या इस तरह पर निर्णय लिया जाएगा कि कोई लेटर्स बना के इस सरकार के खिलाफ राजभवन में पेश किया जाएगा, गवर्नर के सामने रखा जाएगा। तो ये जो बैठक अभी चल रही है शिंदे ग्रुप की, ये भी काफ़ी अहम मानी जा रही है। जी बिल्कुल वसीम, काफ़ी तफसील से आपने तमाम तर जानकारी दी है। एक छोटी सी जानकारी और चाहेंगे, कांग्रेस की तरफ से अभी क्या कुछ मौक़िफ़ निकल कर सामने आया है, क्या कुछ बयान निकल कर सामने आया है? शुरुआत में हमने देखा था कि किस तरह से वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाई जा रही थी। देखिए, जिस तरह से हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस लगातार इस सरकार को बचाने का प्रयास कर रही है। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि सोनिया गांधी ने उद्धव ठाकरे से फ़ोन पर बात की और ये कहा कि महाराष्ट्र में आपकी सरकार को जो भी सपोर्ट चाहिए कांग्रेस की तरफ से दिया जाएगा, बीजेपी को सरकार से दूर रखने के लिए। तो कांग्रेस का एकदम साफ रुख यहाँ पे दिखाई देने लगा है। कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो भी लगातार शिवसेना या फिर एनसीपी के शरद पवार के साथ चर्चा कर रहे हैं। हर पहलू पर उनकी नज़र बनी हुई है कि आने वाले दिनों में खास करके जो उनके विधायक हैं उनकी भी टूटने की खबरें आ रही थी कि जो एमएलसी के चुनाव हुए उस दौरान उनके जो वोटिंग परसेंटेज थे काफ़ी कम थे। तो अब एकजुट करने के विधायकों की यहाँ पे कोशिश आज कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। जी वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बेहद अहम तफसीली जानकारी के लिए। लगातार महाराष्ट्र के सियासी हालात पर हमारी नज़र बनी हुई है। एक और अहम खबर उत्तर प्रदेश से। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के हेलीकॉप्टर की वाराणसी में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। तकरीबन 1500 फीट ऊपर जाने के बाद एक परिंदा हेलीकॉप्टर से टकरा गया था। योगी आदित्यनाथ तरक्याती कामों का जायजा लेने वाराणसी के 2 रोजा दौरे पर आए हुए थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम से खिताब किया। पीएम ने 1975 की इमरजेंसी का जिक्र करते हुए कहा कि शहरियों के हुकूक छीन लिए गए थे, जमहूरियत को कुचलने की कोशिश की गई थी। पीएम ने यह भी कहा कि जमहूरी अंदाज में इमरजेंसी के खिलाफ जद्दोजहद की गई। मन की बात के ये बरसों पहले 1975 की बात है। जून का वही समय था जब इमरजेंसी लगाई गई थी, आपातकाल लागू किया गया था। उसमें देश के नागरिकों से सारे अधिकार छीन लिए गए थे। उसमें से एक अधिकार संविधान के आर्टिकल 21 के तहत सभी भारतीयों को मिला, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी भी था। उस समय भारत के लोकतंत्र को कुचल देने का प्रयास किया गया था। देश की अदालतें, हर संवैधानिक संस्था, प्रेस, सब पर नियंत्रण लगा दिया गया था। सेंसरशिप की ये हालत थी
कि बिना स्वीकृति कुछ भी छापा नहीं जा सकता था। मुझे याद है तब मशहूर गायक किशोर कुमार जी ने सरकार की वाहवाही करने से इनकार किया तो उन पर बैन लगा दिया गया, रेडियो पर से उनकी एंट्री ही हटा दी गई। लेकिन बहुत कोशिशों, हजारों गिरफ्तारियों और लाखों लोगों पर अत्याचार के बाद भी भारत के लोगों का लोकतंत्र से विश्वास डिगा नहीं, रत्ती भर नहीं डिगा। भारत के हम लोगों में सदियों से जो लोकतंत्र के संस्कार चले आ रहे हैं, जो लोकतांत्रिक भावना हमारी रग रग में है, आखिरकार जीत उसी की हुई। भारत के लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके से ही इमरजेंसी को हटाकर वापस लोकतंत्र की स्थापना की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी G7 सरबराही इजलास में हिस्सा लेने के लिए जर्मनी पहुंचे, जहां उनका जबरदस्त इस्तकबाल किया गया। G7 इजलास में माहौलियात, तवानाई, आबोहवा, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, सेहत, इंसदाद दहशतगर्दी, सिनफ़े मसावात और जमहूरियत जैसे अहम मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पीएम मोदी यहाँ पर कई मुल्कों के लीडरान से खास मुलाकात करेंगे, प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे और जर्मनी के बाद पीएम मुत्तहदा अरब इमारात जाएंगे। मुत्तहदा अरब इमारात के साबिक़ सदर और अबू धाबी के साबिक़ हुक्मरान शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नह्यान के इंतकाल पर पीएम मोदी ताज़ियत करेंगे और 28 जून को पीएम वतन वापस लौट आएंगे। इमाम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि वो पीएम मोदी के हवाले से माफ़ी नहीं मांगेंगे, क्योंकि वो आज भी मानते हैं कि इंतज़ामन व अखलाकन पीएम मोदी ही जिम्मेदार हैं। जब भी पीएम मोदी का जिक्र होगा, गुजरात फसाद को भी याद किया जाएगा। वाज़ेह है कि न्यूज़ एजेंसी ANI को दिए गए एक इंटरव्यू में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने गुजरात फसाद 2002 केस में पीएम मोदी, जो कि उस वक्त के गुजरात के वज़ीर आला यानी CM थे, क्लीन चिट दिए जाने का खैर मकदम किया था। अमित शाह ने इल्जामात लगाने वाले सहाफ़ियों, NGOs और सियासी पार्टियों से माफ़ी का भी मुतालबा किया था। 2002 हुआ जब शालम रेफ्यूजी कैंप में हजारों की तादाद में लोग 6-6, 8-8 महीने मुख्तलिफ जगह पर कैंपों में थे। ओवैसी मुख्यमंत्री था। क्या प्रधानमंत्री की मॉरली एडमिनिस्ट्रेटिवली जिम्मेदार नहीं है प्रधानमंत्री? बताइए आप, कौन जिम्मेदार है उसका? प्रधानमंत्री उस वक्त नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, वो नहीं रोक पाए, वो मुख्यमंत्री थे। जिंदगी भर हम 2002 में जो दंगा हुआ, मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे। एहसान जाफरी फोन किए कि जब बचाओ आकर गुलबर्ग सोसाइटी में, और एहसान जाफरी को काट दिया गया, जला दिया गया, उसका जिम्मेदार ओवैसी है। होम का पोर्टफोलियो उस वक्त के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के पास नहीं था उनके पास। एडमिनिस्ट्रेटिवली और मॉरली वही जिम्मेदार थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एविडेंस नहीं है, मगर मॉरली और एडमिनिस्ट्रेटिवली रिस्पॉन्सिबल उस वक्त के मुख्यमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी हैं और रहेंगे। आज पूरे विश्व में, देश में जब कभी भी जनाब नरेंद्र मोदी का जिक्र होगा तो 2002 का भी जिक्र होगा। याद रखिए हमारी इस बात को। उनको प्रोमिनेंस मिली 2002 से, वो एक के बाद एक चुनाव जीतते गए। इसको सब भूल जाएंगे क्या? खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अनीस शेख ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। अनीस शेख ने अपना इस्तीफानामा रियासती हुकूमत को रवाना कर दिया है। न्यूज़ 18 उर्दू से खास बातचीत में अनीस शेख ने इस्तीफे की वजूहात सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ जारी बुहतान तराशी बताया। अनीस शेख के मुताबिक ऐसे हालात में वो खुलकर काम नहीं कर सकते, इसीलिए उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। वाज़ेह है कि साल के आगाज में भी CEO ने अपने ओहदे से इस्तीफा दिया था, लेकिन हुकूमत ने उसे मंजूर नहीं किया था। अनीस शेख का शुमार बाउसूल और फर्ज शनास ऑफिसर्स में किया जाता है। इन दिनों में मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा मेरी बदनामी की और झूठी खबरें आ रही हैं। मैसेजेस के ज़रिए से, क्लिप के ज़रिए से, ऑडियो वीडियो क्लिप के ज़रिए से।
तो इस वजह से मैं परेशान हो गया हूँ। जो काम मैंने किए नहीं है वो इल्ज़ाम मुझ पर लगाए जा रहे हैं। तो ऐसी सूरत में इस पद पर रहना मेरे लिए मुश्किल हो गया है। लिहाजा मैंने आज मेरे मुख्य कार्यकारी अधिकारी इस पद का इस्तीफा गवर्नमेंट को भेज दिया है। सीधे रुख करेंगे औरंगाबाद का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे अजहरुद्दीन। अजहरुद्दीन, आपसे जानना चाहेंगे, अनीस शेख ने इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले भी कई बार उनके बयानात हम देख चुके हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरह से उन पर लगातार इल्जाम लगाए जा रहे हैं उससे आजिज आकर उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। क्या कुछ उन्होंने आपसे बातचीत में कहा? देखिए हिना, अनीस शेख का शुमार महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड के एक उसूल पसंद ऑफिसर के तौर पर होता है जी। अनीस शेख ने अपनी 35 साल सर्विस के दौरान अपना किरदार साफ सुथरा रखा है। उन्होंने कभी किसी के दबाव में काम नहीं किया और ना ही वो समझौते करने वाला ऑफिसर है। अनीस शेख से हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ जो बुहतान तराशी चल रही है और जिस तरह से झूठे इल्जामात लगाए जा रहे हैं उससे दिल बर्दाश्ता होकर अनीस शेख ने ये इंतहाई कदम उठाया है। मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड मुल्क का सबसे बाइख्तियार इदारा बनाने में अनीस शेख का कलेदी किरदार रहा। अनीस शेख के आने के बाद वक्फ बोर्ड का चेहरा मोहरा बदला। यहाँ पर यानी ये मामला था कि वक्फ बोर्ड की 70% जमीन पर लैंड माफिया काबिज है और अनीस शेख के आने के बाद और बोर्ड मेंबरान के ताउन की वजह से महाराष्ट्र में तकरीबन 12 जगह पर मुकदमात दर्ज हुए और मुतअद्दिद मकामात पर वक्फ बोर्ड की जमीनें वापस ली गई। तो इसकी वजह से लैंड माफिया में और जिनके मफादात इससे जुड़े हुए हैं वो लोगों में खलबली मची हुई थी। तो एक तरह से अनीस शेख के खिलाफ बाज़ाब्ता मुहिम छेड़ी गई और सोशल मीडिया पर उन्हें बदनाम किया गया, जिसकी वजह से अनीस शेख ने ये इंतहाई कदम उठाया। जी अजहरुद्दीन, तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर जरूरी मालूमात के लिए। लोकसभा की 3 और 7 असेंबली सीटों पर हुए ज़िमनी इंतखाबात के नताइज आने वाले हैं। आजमगढ़ में बीजेपी उम्मीदवार दिनेश लाल यादव आगे चल रहे हैं और रामपुर में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आसिम रजा आगे चल रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। इन सीटों पर 23 जून को पोलिंग हुई थी। आसाम में सैलाब की वजह से सूरत हाल अबतर है। अब तक सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से मरने वालों की तादाद 122 हो गई है। रियासत के 32 अजला के तकरीबन 33 लाख से ज्यादा लोग मुतासिर हैं। फौज की टीमें सैलाब मुतासरीन के लिए राहत रसानी का काम कर रही हैं। मुतासरा अजला में जिला इंतजामिया की जानिब से कुल 896 रिलीफ कैंप बनाए गए हैं, जहां पर हजारों की तादाद में लोग पनाह लेने पर मजबूर हैं। আসবে ডিটিআর এর থেকে জল নামলে পেয়ে যাবেন, একদিন অপেক্ষা করুন। পানি তো আইছে দাদা, ইয়াতে পানি অন্তর মানুহে পানি পাইছে, খাবলগীয়া পানীটো পাইছে। I think it will be done in 1 year. यहाँ पे बाढ़ आए हुए आज 2 या 3 सप्ताह हो चुकी है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है हम लोगों को। यहाँ पे वो जो लोग हैं घर से निकल कर रास्ते पे आया है, लेकिन यहाँ बहुत पानी आ गया, आदमी लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया। ये गोरू और बकरी ढूढ़ा पुटा लड़का लड़की को बुढ़ा उठा सब कुछ मतलब बहुत दिक्कत हो गया। जो कार्बी लांगपी का हाइड इलेक्ट्रिक जो डैम है, वो डैम के जो गेट है, गेट खुलने के बाद मोरेगांव का मोटा मोटी गांव जैसा है अभी हम लोग है बागोरी सापुरी, गुनामोरा, मोराकलंग, तेंगागुड़ी, ऐसा मतलब सिंगी मारे, बिलरमुर, ओजारी, बघरा, टरानी कलवारी, ऐसा मतलब मोरेगांव टाउन भी इसी तरह ऐसा हो रहा है। पूरा घर वाले मोटा मोटी पूरा पानी से
उभर गया है और बहुत नुकसान हुआ है हम लोगों को। ऐसे किसान लोगों को बहुत नुकसान हुआ है। जैसे उन लोग पशुधन है उन लोगों को मतलब बचा नहीं सकता, बहुत ऐसा हो रहा है। सरकार से जिस तरह से उन लोगों को सामान देना चाहिए। मध्य प्रदेश के पंचायती और बलदियाती इंतखाबात के शोर में एमपी असेंबली स्पीकर गिरीश गौतम के वायरल वीडियो को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान सियासी घमासान देखा जा रहा है। कांग्रेस ने असेंबली स्पीकर के वायरल वीडियो को तनकीद का निशाना बनाते हुए इसे इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खुली खिलाफ वर्जी बताते हुए न सिर्फ जांच करने की बात कही बल्कि इंतखाबात को पैसे की तकसीम के जरिए मुतासर किए जाने का भी इल्ज़ाम लगाया। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के इल्ज़ाम को बेबुनियाद करार देते हुए इसे कांग्रेस की ही इंतखाबी टैक्टिक्स का हिस्सा करार दिया। मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष का एक वायरल वीडियो, जिसकी एक दैनिक अखबार के अनुसार उन्होंने स्वयं जिम्मेवारी ली है और कहा है कि वो वीडियो सच है। अगर वो वीडियो सच है तो ये चुनाव आचार संहिता का खुला उल्लंघन है, एक जो है अनैतिक कृत्य है। क्या विधानसभा अध्यक्ष जो संविधानिक पद पर बैठे हुए हैं उन्हें इस तरह का आचरण करना चाहिए कि वो हितग्राही योजनाओं के भुगतान के एवज में वोट मांगे भारतीय जनता पार्टी के लिए? इससे ज़्यादा दुखद और त्रासदायी कुछ नहीं हो सकता लोकतंत्र के लिए। ये जो है आचार संहिता का हनन है और मैं चुनाव आयोग से कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि इस पर तत्काल जो है चुनाव आयुक्त महोदय संज्ञान लेकर विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई करें, कानूनी कार्रवाई करें। बिना किसी तथ्यों के आरोप लगाना ऐसे वरिष्ठ नेता को शोभा नहीं देता। वो इसका प्रूफ दें, राज्य निर्वाचन आयोग उस पर कार्रवाई करेगा। अब इस तरह से केवल दबाव की राजनीति बनाना, जो शासन प्रशासन मेहनत करके चुनाव निष्पक्ष कराना चाहता है उसको हतोत्साहित करना, ये कांग्रेस की आदत है। ये कांग्रेस की प्रेशर पॉलिटिक्स है, ये कांग्रेस की दबाव वाली राजनीति है। कुछ अहम बैनुल-अक़वामी खबरों पर भी एक नजर डालेंगे। अफगानिस्तान में हाल ही में ज़लज़ले की तबाही के पेश नज़र तालिबान हुक्मरानों ने मुंजमद खातों को बहाल करने का अमेरिका से मुतालबा किया है। तालिबान हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुंतकी ने अमेरिका पर जोर दिया कि मुल्क की बदतरीन सूरत हाल के पेश नज़र अमेरिका को चाहिए कि वो मुंजमद खातों को बहाल कर दे। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क के खिलाफ लगाई गई पाबंदियों को भी खत्म कर दिया जाए ताकि मुल्क में राहत रसानी का काम करने वाले इदारों को सहूलत हो सके। वाज़ेह है कि रवां साल 22 जून को अफगानिस्तान में क़यामत खेज़ ज़लज़ले की वजह से ज़बरदस्त तबाही मच गई है। 1000 से ज़ायद लोग लुक़्मा अजल हो गए जबकि हज़ारों मकानात ज़मींदोज़ हो गए। इससे पहले भी तालिबान ने आलमी बरादरी से इमदाद की अपील की है। और इस वक्त की अहम खबर आपको दे दें, आजमगढ़ से है। आजमगढ़ में तकरीब जो कड़ी टक्कर है वो देखी जा रही है। ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से ये अहम खबर, निरहुआ तकरीबन 2000 सीट से आगे चल रहे हैं, वोटों से आगे चल रहे हैं, माफ करिएगा। ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से ये बड़ी खबर है। आजमगढ़ में कड़ी टक्कर देखी जा रही है। निरहुआ तकरीबन 2000 वोटों से आगे चल रहे हैं। रामपुर में बीजेपी जीत की तरफ गामजन नजर आ रही है। तो बेहद अहम खबर, महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में जहां पानी की शदीद किल्लत है, पानी की एक एक बूंद अहमियत रखती है, वहीं पानी के हर जराए और वसाइल में कोई ना कोई कमी है। वाटर एड की मदद से खवातीन ने पानी के मसले से लड़ने की जिम्मेदारी उठाई। चलिए देखते हैं मिशन वाटर की एक रिपोर्ट।